नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है बदनसीब राधा। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अभी अभी राधा का पति ऑफिस से आकर के बैठा ही था। राधा ने पानी ला करके दिया, फिर नाश्ते के लिए पूछा। दोनों साथ ही नाश्ता किए। उसके बाद राधा का पति समाचार और टीवी में व्यस्त हो गया तो वह अपना कुछ काम निपटाने अपने कमरे में चली गई। खाना बना करके रखी थी, चने की सब्जी और रोटी। फिर उसने देखा उसके पति ने डबल आमलेट बनाया और चाउमीन और रायता बना करके अकेले टेबल पर खाने बैठ गया। उसने कहा कि अरे खाना तो बना हुआ था, रोटी और चने की सब्जी, फिर आपका हिस्सा खाना तो बर्बाद होगा। पति ने कहा तुम्हारा क्या जाता है, और गुस्से में उठा तथा किचन से हाथ ऐंठते हुए घसीट करके उसको बेडरूम में ला जा करके बिस्तर पर जोर से पटक दिया। उसे भी बहुत गुस्सा आया और राधा जोर से चिल्ला करके बोली, अरे यह क्या कर रहे हैं? अगर मुझे ज़्यादा चोट लग जाती तो आपके ऐंठने से मेरे हथेली पर काले निशान पड़ गए हैं और कितना दर्द भी हो रहा है। उसके बाद वह रोते रोते सोने चली गई। उसने खाना भी नहीं खाया। तब राधा के पति ने उसे जोर जोर से हिला करके जगाया और माफ़ी मांगने लगा। अरे गुस्सा में गलती हो गई, माफ़ कर दो, चलो खाना खा लो। जितना बार वह खाने के लिए कहता वह बोलती, मैं तो एक घूंट पानी भी नहीं पीऊंगी। इतना अपमान क्यों? अभी 2 महीने ही हुए थे राधा और राजीव की शादी को। रोज रोज कितने सारे ताने सुन सुन करके राधा के कान पक गए थे। राधा के पिता कई वर्षों से बिस्तर पर थे। इतने पर भी राधा की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। मामा लोग के सहयोग से शादी निश्चित हुई थी। राधा बहुत सुशील, सीधी साधी और संस्कारी परिवार की लड़की थी। उसने बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स से किया था। उसके बाद एमबीए किया हुआ था। एक अच्छे होटल में एचआर के पद पर आसीन थी। शादी के समय तय हुआ कि वहां की नौकरी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन पति ने जब यह पूछा कि तुम आगे भी नौकरी करना चाहती हो तो राधा ने साफ कह दिया कि हाँ, मैं शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती हूँ। वर पक्ष में किसी ने विरोध नहीं किया था। शादी के बातचीत के लिए जब भी मामा लोग राधा के सास ससुर से मिलने जाते, इतना अच्छा व्यवहार, इतना अच्छा स्वागत होता कि मामा लोग प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। माता पिता से भी फोन से बात होती रहती थी। पूरे परिवार के लोग हंस हंस करके सभी लोग आपस में बात करते थे। वर पक्ष वालों ने जो डिमांड किया था सब पूरा किया गया। उनका कहना था कि हम सामान नहीं लेंगे, सामान का पैसा ही चाहिए। वह भी सामान सब तय हो चुका था, आधा एडवांस भी दिया जा चुका था, किंतु उनके कहने पर सारा सामान का कैश दे दिया गया। गहना इतना भर से कम नहीं चाहिए, तिलक में कितना क्या क्या चाहिए, कैश कितना चाहिए, सारी बात तय हो गई। 4 चक्का मारुति की अच्छी गाड़ी भी दी गई। उन लोगों ने कहा हमारे ठहरने का इंतजाम अच्छे होटल में कीजिएगा जिसमें एसी होना चाहिए। बारात लाने के लिए गाड़ी भेजिएगा, वह भी एसी गाड़ी भेजिएगा, गर्मी का दिन है। माँ पहले ही मामा लोग के घर पहुंच गई थी, जिससे सारी व्यवस्था करने में बहुत सुविधा प्राप्त हुई। राधा का भाई तिलक चढ़ाने गया। वह जब तिलक चढ़ा करके वापस आया, प्रशंसा करते नहीं थकता। सबका हाथ पकड़ पकड़ करके बातें सुना रहा था। कितने अच्छे परिवार में दीदी की शादी तय हुई है, बहुत अच्छे लोग हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, सब काफी पढ़े लिखे हैं। शादी तय करने से पहले लड़का अपने पूरे परिवार के साथ लड़की को देखने के लिए आया। वो सब इंतजाम लड़की वालों ने होटल में किया था। वहां लड़का लड़की को आमने सामने बैठाया गया। लड़का लड़की से सवाल पूछता जा रहा था, वह भी जवाब दे रही थी।
वहां पर लड़के की माँ से राधा की माँ ने सारी बात बताई थी। लड़की बहुत अच्छी है, खाना पीना सब बनाना जानती है, लेकिन इन लोग बराबर हॉस्टल में रह करके पढ़ाई किए हैं। कुछ दिनों के लिए घर पर छुट्टियों में आते थे, तो इतना हर चीज में हम लोगों की तरह तो काम नहीं कर पाएंगे। राधा की सास ने आश्वासन दिया कि आप चिंता क्यों करती हैं, हमारे यहाँ नौकरानी वगैरह सभी हैं। ससुर ने कहा यह तो हमारे घर की बेटी ही रहेगी। राधा की माँ ने यह सब भी बता दिया कि वह क्या खाती है, उसको क्या नापसंद है, क्या वह नहीं खाती है, वह साड़ी ठीक से पहनना नहीं जानती है। सास सिर्फ हंसती रहती थी। अरे कोई बात नहीं है, आप तो आज ही से भावुक होने लगी हैं। इंगेजमेंट हो गया है। लड़के ने लड़की का मोबाइल नंबर लिया। उसके बाद शादी के बीच तक अक्सर उनकी फोन पर वार्तालाप होती रहती थी। राजीव कभी कभी राधा के माता पिता से भी हंस हंस करके बातें करता था। बराबर कहता था कि मेरे लिए तो राधा के मम्मी पापा भी अपने मम्मी पापा के समान हैं। सभी जरूरत से ज्यादा खुश थे, वह भी इसलिए कि लड़की शादी के बाद सुखी और खुशी रहेगी तो माँ बाप भी सुखी और खुश रहेंगे। शादी के बाद राधा दिल्ली चली गई अपने पति के पास। वहाँ एक किराए का मकान ले रखा था। उसमें सारा सामान राधा के माता पिता द्वारा दिए गए पैसों से खरीद करके इकट्ठा किया। कुछ दिनों तक कोई नौकरानी रखने के लिए मना कर दिया, लेकिन राधा ने बाद में समझाया उससे इतना काम नहीं होता था, तो एक नौकरानी रख लिया गया झाड़ू पोंछा बर्तन मांजने के लिए। लेकिन हर दिन वही गिटपिट राजीव जितने देर घर पर होता कुछ न कुछ सुनाता ही रहता था। तुम्हारे यहाँ से जो कपड़ा मिला है वैसा कपड़ा हम पहनते ही नहीं है। मेरी माँ भाभी वैसा साड़ी पहनती हैं क्या? राजीव कहता सब लोगों का विदाई हम लोगों ने खुद से खरीद करके किया है। बर्तन पता नहीं कब का रखा हुआ पुराना दे दिया है। आजकल कौन लड़का सूट का माप देता है? राधा से नहीं सुना गया तो उसने कहा तो आप क्यों नहीं मना किए, आप उसका भी पैसा ले लेते। उस पर कहता ज्यादा जबान मत चलाओ, हाँ तुम तो अपने मायके वालों का ही पक्ष लोगी, पति का तो तुम्हारे नजर में कोई महत्व ही नहीं है। सब सुना करके ऑफिस चला जाता। दिन भर घर में राधा अकेली रहती, सारा काम करती, घर में अपना पैसा बंद करके रखता था। राधा उसके कमाई का एक नया पैसा ना देखती, ना वह कभी उसको देता। उल्टे राधा से कह कह करके अपनी फरमाइश की चीजें खरीदवा लिया करता था। उसने कहा जल्दी से एसी खरीदो, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। राधा डर के मारे एसी खरीद करके ले आई। एसी भी लग गया, पर माता पिता को पहले नहीं बताई। बेचारी चुपचाप सब सहन करती थी कि माँ बाप की कोई बदनामी ना हो। राजीव के मन में हो गया था कि राधा के पास काफी पैसा है। अक्सर कहता है आज कहाँ खिलाने ले चल रही हो, जन्मदिन पर क्या उपहार दे रही हो। सास फोन करके पूछती तुम क्या दी हो मेरे बेटे को। राधा के माता पिता जन्मदिन पर या किसी भी त्योहार पर बराबर पैसा भेजते कि कहीं बेटी को कुछ ना सुनाए। राधा को बताता भी नहीं कि तुम्हारे घर से मेरे लिए पैसा आया है। माता पिता के बताने पर राधा जानती। राजीव के माता पिता पटना में रहते थे। अचानक दिवाली के समय बाथरूम में गिर करके उनके पिता के पैर की हड्डी टूट गई। फिर राजीव के पास खबर गई जल्दी पटना आने के लिए। हालांकि राजीव के बड़े भाई बहुत अच्छे पद पर एक्सिस बैंक में रीजनल मैनेजर थे, पर पता नहीं माता पिता से क्या हुआ था, वह ना घर आते थे ना उनकी कोई खोज खबर लेते थे। ये बात राधा के माता पिता या राधा को शादी से पहले कुछ भी पता नहीं था। वह अपनी पत्नी और एक बेटे को लेकर के दूसरे बड़े शहर में रहते थे। उनका अपना बंगला, गाड़ी, सब कुछ था। राजीव ने अपना और राधा का टिकट कटाया और उसी दिन पटना पहुंच गए। राजीव के पिता को पड़ोसियों ने आईसीयू में एडमिट कराया था। वह दोनों हॉस्पिटल गए और मां को वहां से घर पहुंचा दिया। राधा के ससुर राधा का मान करते थे और उसको बेटा बेटा कह करके बुलाते थे, बहुत प्यार करते थे। राधा जैसे पहुंची अपने बेटे को ना पूछ करके वो राधा को देखते खिल उठे। अब तुम आ गई हो, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राधा को हॉस्पिटल से थोड़ी देर के लिए भी नहीं जाने देना चाहते थे। थोड़े दिनों में
में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर आ गए। वह पूरी तरह से रोग सैया पर गिर पड़े थे। वो खुद से अपना नित्य कर्म नहीं कर पाते थे। उनके पांव में ईंट लटकाया हुआ था हड्डी सेट करने के लिए। राधा बड़े मन से ससुर की सेवा करती थी। उनको मुंह में खाना खिलाना, बैठा कर पानी पिलाना, मुंह पोंछना, सब कुछ राधा बड़े मन से करती थी। इसके बाद फ्लाइट से उन्हें दिल्ली ले जाया गया। राजीव अपने घर ले गए। पटना का पूरा घर छोड़ दिया गया। उसका सारा सामान राजीव के घर पर चला गया। राजीव ने जाकर के अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया और राधा ससुर को लेकर के अस्पताल जाना, डॉक्टर से मिलना, दिखाना, एम्बुलेंस का इंतजाम करना, सही सलामत घर वापस लौट आना सब करती थी। डॉक्टर ने कहा इनकी उम्र काफी है और इनके हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ है और इनका शुगर हाई रहता है। ऐसे में ऑपरेशन नहीं हो सकता है, इसलिए घर ले जा करके घर पर ही ईंट लटकाना पड़ेगा। फिर घर पर ईंट लटका करके दिन रात बिस्तर पर पड़े रहते थे। दर्द से चिल्लाते रहते। पत्नी को पुकारते तो वो डांट लगाती, क्या सुबह से रात तक हल्ला करते रहते हो। राधा दौड़ करके जाती, क्या हुआ पापा। रोने लगते, दर्द सहन नहीं होता, हम मरना चाहते हैं। राधा समझाती, पापा धैर्य रखिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राधा की शादी मई माह में हुई थी। सारे त्योहार बीत गए पर वह एक बार भी नहीं आई मायके। माता पिता भी समझाते, तुम जो कर रही हो अच्छा है, उनकी देखभाल में कोई कमी मत होने देना। राधा दिन रात लगी रहती थी। 3-4 बजे शाम तक वो स्नान नहीं कर पाती, न खा पाती थी। सास तो जैसे तैसे आते पूरे घर पर कब्जा जमा ली और दिन रात राधा के पीछे हाथ धो करके पड़ी रहती थी। बेटे से दिन रात शिकायत करते रहती थी, काम इसको कुछ नहीं आता है। एक दिन राधा को मासिक हुआ था तो पेट में काफी दर्द हुआ था। थोड़ा लेटने बिस्तर पर गई थी और राधा की सास ने पूरा हंगामा मचा दिया। काम करने के समय में जाकर के पड़ जाती है, क्या हुआ, हम लोग औरत नहीं थे क्या, हम लोगों को मासिक नहीं आता था क्या, तो क्या हम लोग काम नहीं करते थे। सारी गलती इसकी माँ की है। इसकी माँ ने ही इसे कुछ सिखा करके नहीं भेजा है। राधा ने कहा, कम से कम मेरे माँ पिताजी को तो कुछ मत बोलिए। इस पर राधा का पति बीच में कूद पड़ा और उसने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम वापस आना, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। राधा को वैसे भी शादी के बाद 7 महीने गुजर गए थे। वह एक बार भी माता पिता के पास नहीं आ सकी थी। 3-4 दिन बाद वह माता पिता के पास पहुंच गई। माँ के ऊपर बहुत परेशानियां थी। माँ बहुत दुबली हो गई थी किंतु किसी तरह घर चला रही थी। राधा को यह सब परिस्थितियां देख करके मन काफी उदास हो गया। राधा के पति का फोन तो दिन भर में 3-4 बार आता, लेकिन जली कटी बातें सुनाने के लिए। वह राधा के माता पिता से कभी बात नहीं कर। इधर राधा के ससुर की स्थिति काफी खराब हो गई और 4 दिन बाद उनका निधन हो गया। सिर्फ 4 दिन रह पाई। फिर राधा के माता पिता ने हवाई जहाज से उसका टिकट कराया। काफी पैसे खर्च करके उसको उसी दिन दिल्ली भेजा गया। राधा काफी दुखी थी, अंदर से बहुत सदमा लगा। एक ससुर ही थे उस परिवार में जो बहुत मानते थे, वह भी अब नहीं रहे। अब पता नहीं क्या परिस्थिति होगी, लेकिन अपने माता पिता को सांत्वना देने के लिए वह समझाते हुए रास्ते भर ले गई, कोई बात नहीं, अब हम सास की बातों को सुन करके मन पर चोट नहीं लेंगे। तुम लोग कोई तकलीफ मत लेना, ज्यादा चिंता मत करना, हम कोई परवाह नहीं करेंगे। अब वही काम करेंगे जिससे सास खुश रहें। परिस्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। सास को बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता था कि बहू थोड़ा सा भी अपने कमरे में जाए। दिन में क्या सोना है, हर बात सबके सामने लज्जित करना, प्रताड़ना देना, दिन रात अपने बेटे से बहू के बारे में कान भराई करना। इस प्रकार लड़ाई झगड़े हल्ला गुल्ला काफी बढ़ता गया। तंग आकर के राधा ने जगह जगह नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया और इंटरव्यू में जाने पर उसकी नौकरी हो गई। उसने नौकरी ज्वाइन, पर किस्मत में सुख शांति लिखी कहाँ थी। सुबह से रात तक बाहर नौकरी, घर का सारा काम काज उसके ऊपर थोप दिया गया।
फिर भी वह नहीं घबराई, कहती थी हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं सब पूरा कर सकूंगी। अभी 1 मास भी नहीं पूरा हुआ था, उसकी सास ने पूछना शुरू कर दिया तुमको पैसा मिल गया। करीब 1 सप्ताह तक वह यह कह करके टालती गई कि अभी नहीं मिला है, पर आखिर एक दिन बताना ही पड़ा कि हाँ मिल गया। कितना मिला है? अब तुमको भी अपनी कमाई में से आधा निकाल करके घर खर्च के लिए देना पड़ेगा। वह बोली मेरी कमाई कितनी है, अभी तो मेरा इतना खुद का खर्च है, मेट्रो से ऑटो से इतनी दूर जाना आना, पैसे का कम खर्च हो इसलिए वह काफी दूर पैदल चल करके तब ऑटो पकड़ती है। उसके शरीर में कोई भी तकलीफ होने से उसे डॉक्टर का पूरा खर्च खुद ही उठाना पड़ता था। दांत में एक बार काफी तकलीफ हुई, डॉक्टर ने रूट कैनाल कराने के लिए कहा। पति से बोलने गई, पति ने कहा मेरे पास कहाँ पैसा है, उसका मोबाइल खराब हो गया है, वह नहीं बना पाई। किंतु उसने मायके में खबर किया कि माँ प्लीज जल्दी से एक नया मोबाइल भेज सकती हो तो भेज दो, बेटी का कोई समाचार मिलना बंद हो गया है। ऑफिस के लोगों से फोन मांग करके सिर्फ अपनी सलामती बता दिया करती थी। जल्दी से मायके वालों ने नया स्मार्टफोन खरीद करके उसे उसी के एड्रेस पर कोरियर से भेज दिया। वह फोन उसके पति को बहुत पसंद आया। उसने कहा सिर्फ बेटी के लिए भेजा गया है, तो वह मायके में इस बात को बतलाई। तुरंत उसके माता पिता ने राजीव से कहा हम तुम्हें भी भेज देंगे, तुम्हारा फोन खराब होने के बाद तुमको उससे ज्यादा कीमती फोन भेज देंगे। कुछ महीने बाद खबर आया कि मेरा फोन खराब हो गया है। फिर राधा के माता पिता ने उसे राधा के फोन से ज्यादा कीमती फोन खरीद करके उनके एड्रेस पर भेज दिया। उसे देख करके बहुत खुश हुआ। एक बार उसी फोन से राधा के माता पिता से बात भी किया। राधा के माता पिता सोचे चलो अब सुख से कटेगा मेरी बेटी का जीवन। अब राधा की दिनचर्या तो कुछ इस प्रकार हो गई, रोज सुबह 5 से 5:30 तक उठ जाना, नहीं तो पति हल्ला करना शुरू कर देते थे। उठते ही हाथ में झाड़ू लेना, सारे घर में झाड़ू लगाना, उसके बाद पति के लिए चाय बिस्कुट, सास के लिए चाय बनाना, उसके बाद पति का नाश्ता टिफिन तैयार करना, पानी का बोतल लंच बॉक्स रेडी करना, अब कहीं जा करके अपना ब्रश करना, सास के लिए नाश्ता बनाना। अक्सर वो मना कर देती इतना जल्दी बनाने से ठंडा हो जाएगा, तुम अपना नहा धो करके तैयार हो करके तब बनाना। वो कहती अरे तैयार हो करके फिर से किचन में जाने से कपड़ा गंदा हो जाता है, पूरा पसीना हो जाता है, ऑफिस में जा करके मीटिंग में बैठना होता है। सास कहती छोड़ दो तुम अपना जाओ। उसके बाद ऑफिस में फोन करके बेटा को कहती आज मेरा नाश्ता नहीं बनाई बहू ने, आज मेरे दोपहर में खाने के लिए कुछ बना करके नहीं गई है, आज कपड़ा धो करके नहीं गई, आज उसने मशीन का कपड़ा सुखाया नहीं। राजीव ऑफिस में फोन करके उससे बहस करता, राधा को फोन ले करके कमरे से बाहर निकलना पड़ता। राजीव कहता ये सब तुम्हारा ही काम है, नौकरी करने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा घर कोई और संभाल देगा। राधा कहती अरे मैं तो जितना अधिक से अधिक हो सकता है कर ही रही हूँ। इस तरह हर दिन तनाव बढ़ते जा रहा था। उसे तो समय मिले तो अपना नाश्ता करती या दौड़ दौड़ करके किसी तरह से ऑफिस पहुँचती। आधा दूर पैदल चल करके, आधा दूर मेट्रो ऑटो से। कोई पूछने वाला नहीं था कि तुमने कुछ खाया या नहीं, इसी तरह से जा रही हो। धीरे धीरे राधा का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया और उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शाम को ऑफिस के बाद घर लौटने पर जल्दी से कपड़े बदल करके आरती पूजा करना, उसके बाद आटा गूंथना, सब्जी काटना। उसका पति अगर कहे भी कि तुम पहले कुछ खा लो, पर तपाक से सास बोल पड़ती अरे करने दो, आटा पहले गूंथ करके रखने से रोटी अच्छी बनती है, खाना कोई भागा थोड़ी जा रहा है, अपना बाद में खा लेगी। राधा का मन अंदर से टूट गया था, रो रो करके किसी तरह जीवन काट रही थी। दुर्भाग्य से एक दिन ऑफिस के लिए निकल जाने पर रास्ते में जोरदार वर्षा हुई। ऑटो में जाते हुए भी वह पूरी तरह से भीग गई। फिर उसी तरह भीगी हालत में दिन भर ऑफिस में रह गई। ऑफिस में ही सिर दर्द और कांपना शुरू हो गया। शाम को घर पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा ज्वर था, थर थर शरीर कांप रहा था। ईश्वर की कृपा से उसके पड़ोस में जो जेठ जेठानी रहते थे वह भी उस समय उसके घर में थे। जब वो ऑफिस से पहुंची, वो लोग बोल पड़े अरे इसको तुरंत डॉक्टर के पास ले चलो। राधा के पति और उसके जेठ उसे लेकर के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर बता चुका था कि ये ज्यादा सीरियस थ्रोट
इन्फेक्शन है, इसलिए एंटीबायोटिक थोड़ा ज़्यादा पावरफुल दे रहा हूँ। धीरे धीरे उसके गले की आवाज़ बिल्कुल कमज़ोर हो गई और बिल्कुल साए साए बात करती। खांसी बिल्कुल जानलेवा थी। एक टाइम की दवा खत्म हो गई, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। लेकिन फिर किसी ने उसे ना डॉक्टर से दिखाया ना दवा ले आए। एक सप्ताह से ज़्यादा हो जाने पर ऑफिस से बार बार फोन आने लगा। अभी उसे बहुत कमजोरी थी, अब तक उसका पेट भी खराब हो गया था। उसी हालत में उठ करके अपने लिए गीला चावल बनाती, एक ही टाइम बना लेती, उसे गर्म करके 2 टाइम खाती। सास उसे बिस्तर पर देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, दिन रात चिल्लाती रहती, क्या हुआ, सिर्फ सर्दी खांसी ही तो है, सर्दी खांसी में कोई काम नहीं करता है क्या, क्या बिस्तर पर पड़े रहती हो। राधा के माता पिता काफी चिंता में थे, उसके गले से आवाज भी नहीं निकल पाती थी, मैसेज लिख लिख करके बात करती थी। वे लोग दोबारा ना डॉक्टर से दिखाया ना ही दवा ले आए। धीरे धीरे अपने को संभाल करके उठी और जितना काम कर पाती थी करती उतना। वह करके फिर बिस्तर पर आराम करती, सांस फूलने लगती थी। उस पर भी उसका पति जा करके कहता था, माँ किचन में काम कर रही है और तुम बिस्तर पर आराम कर रही हो। कातर स्वर में बोलती, सांस फूल रहा था सो थोड़ा आराम करने चले आए। हम उनको काम करने के लिए थोड़े ही कहे हैं, फिर बाद में जा करके हम पूरा कर देंगे। फिर ऑफिस से फोन आना शुरू हो गया तो 2 दिन की छुट्टी मांगी। ऑफिस के बॉस बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी तरह से ठीक हो लीजिए फिर काम पर आइएगा। इधर ही एक दिन रात में सास राधा के पति को सिखा रही थी, अरे उससे पैसे मांगो, तो वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं क्या कुत्ता हूँ कि बार बार उससे भीख मांगूं। उसने सुन लिया, उसने इतना ही कहा, मैं बीमार पड़ी हूँ, मैं कहाँ से पैसा ला करके दूं। अगर इतना ही था तो यह बात भी शादी के पहले ही तय कर लेना चाहिए था कि हमको कितना पैसा देना पड़ेगा। उसका इतना बोलना था कि दोनों माँ बेटे उस पर टूट पड़े। बदतमीज, बड़ों का आदर करना नहीं जानती है, सारा इसकी माँ का दोष है, वह इसे यही सिखलाई है। आज तुम बहुत बड़ी बात कह गई। उसके बाद दोनों माँ बेटा खा करके एक कमरे में सोने चले गए। अकेली चुपचाप खाने के लिए गई, उस पर भी सास बंद कमरे में बोल रही थी, देखो तो शर्म भी नहीं आती है, दूसरा होता तो शर्म से मर जाता, यह तो खाने चली गई। पूरी रात अकेले बिस्तर पर खांस खांस करके सुबह सुबह करके रोते रोते सुबह हो गई। उसने अब ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ऑफिस में भी ऐसा लगता था जैसे जितने दिन वह बीमार पड़ी थी सारा काम उसी के नाम पर रोक करके जमा करके रख दिया गया था। काम करते करते उसका पीठ दर्द हो जाता था, खाने के लिए 3 बज जाता था। कभी सुबह से समय नहीं पूरा होने के वजह से खाना बना करके नहीं ला पाती थी तो कैंटीन में से कुछ खाना खरीद करके खा लेती थी। रास्ते में आते जाते समय अपने माता पिता से कुछ कुछ बातें करती थी। माँ रोती थी और कहती थी, तुम यहाँ आ जाओ हम लोग के पास, यह नहीं चलने वाला है, तुम्हारा जिंदगी समाप्त हो जाएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा। वह रो रो करके कहती थी, यह तो कोई समाधान नहीं है, मुझे तो अब जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, ना हम यहाँ रह सकते हैं ना मायके में, तुम लोगों के साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। मायके के परिवार की स्थिति तो पहले से ही बुरी थी, पिता तो कब से बिस्तर पर थे, माँ को भी हाई ब्लड प्रेशर और शुगर सब हो गया, छोटी बहन की शादी अभी तक कहीं ठीक नहीं हो पा रही थी, भाई इतनी अच्छी नौकरी और पद पर था वह भी रिजाइन करके घर आ करके बैठ गया। इन सब डर से वह अपनी समस्या बहुत कम ही बताना चाहती थी। माँ हम तुम लोगों के परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऑफिस से लौटने के बाद उस घर में घुसने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। तब मेरे लिए क्या विस्फोट तैयार होगा, रास्ते भर हम यही सोचते जाते हैं। माँ का कलेजा फट जाता था, आंसू बहने लग जाते थे। रोज रोज पैसे के लिए उठा पटक। अब राधा ने देखा कि आयरन करने वाले कपड़े की थैले से उसका कपड़ा निकाल दिया जा रहा है, सिर्फ माँ और बेटे का कपड़ा ही आयरन में जाता है। तो उसने पति से कहा, फिर उससे कहा गया कि ठीक है तुम आयरन का पैसा दो,
तब फिर तीनों आदमी का कपड़ा आयरन में जाने लगा। जिस दिन भी वह 1 कप दूध निकाल करके पी लेती थी, उससे सास कहती थी शाम को ऑफिस से लौटते समय दूध जरूर लेकर के आना। वो कहती थी दुकान मेरे रास्ते में नहीं पड़ता है, बहुत दूर पैदल चल करके जाना होता है, फिर आने में देर हो जाएगी तो आप उस पर भी गुस्सा करिएगा। तो कहती बहाना मत करो, उसके भरोसे मत रहना तुम। तब उसने दूध पीना छोड़ दिया था। राधा के पति 7 साढ़े 7 बजे सुबह तक ही ऑफिस चले जाते थे। राधा के ऑफिस निकलने के समय सास हर दिन सामान लाने को 3-4 सामान का चिट्ठा पकड़ा देती थी। अभी तक खांसी पूरी तरह से छूटी नहीं थी। बात करने में जब भी खांसी हो जाती तो माँ पूछती थी, अरे तुम तो इतना खांस रही हो बेटा, कृपा करके तुम जा करके खुद के लिए दवाई ले आओ। माँ हमको समय नहीं मिलता है, हम कब जा करके दवाई लाएंगे। माँ ने कहा इस रविवार को तुम सब सामान अपने लिए जरूर ले करके आओगी, हो सके तो डॉक्टर से भी दिखा लेना। पैसे की चिंता मत करो, हम लोग पैसा भेजेंगे। किंतु वह पैसा लेने के लिए तैयार नहीं होती थी। बहुत स्वाभिमानी थी, शादी के बाद बिल्कुल पैसा नहीं लेना चाहती थी। राधा के माता पिता अक्सर चिंता और परेशानी में रहते थे। उन्हें दिन रात बेटी की चिंता खाए रहती थी। पता नहीं वह किस प्रकार से होगी, उसका क्या हाल चाल है। एक दिन भी समाचार ना मिलने पर उनका हालत बिगड़ जाता था। इस बीच राधा के पिता कितनी बार बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उन्हें बराबर कुछ न कुछ शारीरिक परेशानी लग रही थी। राधा के पति शादी के बाद एक बार भी राधा के मायके नहीं आया। वह तो उन लोगों से काफी नफरत करता था और उनके विषय में हमेशा जली कटी बातें ही राधा को सुनाया करता था। कहा तो राधा के माता पिता ने एक ऐसे संबंध और रिश्ते की उम्मीद लगाई थी जहां प्रेम भाव और आपसी सद्भावना और सहयोग का वातावरण मिले, पर यहाँ तो दिन रात तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती थी। ऑफिस का वातावरण भी अचानक बदल गया। कुछ लोग एकजुट बना करके रहते, राधा से बातचीत भी नहीं करते। पता नहीं उसी ग्रुप के लोग मैनेजर का बॉस को क्या कहते थे कि बॉस दिन रात उसके कमरे में चक्कर लगाता रहता था या किसी न किसी बहाने प्यून को उसके कमरे में भेजता रहता था। उसकी मानसिक परेशानी और तनाव दिन रात बढ़ती ही चली जा रही थी। माँ कहती बेटा जाने दो, यह सबको चिंता दिमाग पर मत रखो, तुम अपना काम पूरे मेहनत और लगन से करना तो कोई उंगली उठा नहीं सकता है। तुम ड्यूटी के समय में फोन से बात मत करना। माँ समझाती हर ऑफिस में ग्रुपिज्म और राजनीति होता है। इसी बीच एक दिन तेज बारिश हुई। शाम को 6 बजे ऑफिस खत्म होने के बाद बॉस ने मीटिंग रख दी। जब मीटिंग खत्म हुई तो वह दौड़ते हाँफते ऑफिस के बाहर निकली। मोबाइल का नेटवर्क भी अच्छी तरह काम नहीं कर रहा था। उसने जल्दी जल्दी कैब बुक किया कि आज मेट्रो और ऑटो से जाने पर बहुत देर हो जाएगी। कितनी बार कैब बुक करती, वह बिना कुछ इन्फॉर्म किए कैंसिल कर दे रहा था। वह बहुत घबरा रही थी। वह बार बार माँ को फोन करती। माँ ने कहा बेटा तुम राजीव को फोन कर दो कि ऐसी ऐसी बात है, आने में देर हो जाएगी। उसने फोन कर दिया, बारिश के कारण कैब बुक नहीं हुआ है। अब इतना समय नहीं था कि मेट्रो स्टेशन जा करके मेट्रो पकड़ना और उसके बाद फिर मेट्रो से उतर करके ऑटो पकड़ना। माँ ने समझाया बेटा चाहे जो पैसा ले, पूरी घर तक ले जाने तक का ऑटो ले लो। उसने कहा माँ बहुत पैसा मांग रहा है। माँ ने पूछा क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है? फिर उसने उस ऑटो को घर तक के लिए बुक कर लिया। घर का दरवाजा खोलते ही जैसे दोनों पहले से तैयार ही बैठे थे, एक साथ चिल्लाना शुरू किया, क्या नौकरी हो रहा है? इतना रात घर वापस लौटना, अभी तक कहाँ घूम रही थी? उसने जवाब दिया मैनेजर से पूछ लीजिए, अगर विश्वास नहीं हो तो। ऑफिस खत्म होने के बाद मीटिंग रखा गया है। मीटिंग खत्म होने के बाद बारिश हो गया। मेरा मोबाइल देख लीजिए, मैं कितनी बार कैब बुक की हूँ और हर बार बिना मुझे बताए कैंसिल होता चला गया। मैं तो खुद बारिश में इतना भीग गई हूँ। राधा की सास चिल्ला रही थी, पति और सास नौकर है ना, खाना बना करके रखें, अब मैडम आकर के खाना खा लेंगी और सो जाएंगी। शर्म हया नाम की तो चीज ही नहीं है। अगर यह काम नहीं करेगी तो इसका बाप नौकर रख दे। अब बीमार बाप के ऊपर इस तरह छींटा कसी सुन करके बेटी से बर्दाश्त ना हो सका। राधा ने सास
सास से कहा, माँ बाप नौकर भी रख देंगे, फिर भी यहाँ कुछ सुधार होने वाला नहीं है। अब तो जैसे आग में घी पड़ गया। सास और पति दोनों चिल्लाए, एक तो गलती करती है, ऊपर से जबान लड़ाती है। उस रात राधा रोते रोते चुपचाप सो गई। उसने खाना भी नहीं खाया। माँ बेटा दोनों एक साथ सो गए। किसी ने कहा भी नहीं कि तुम खाना खा लो। दूसरे दिन जब ऑफिस के लिए घर से निकल गई तो रास्ते से फोन कर सारी बात बतलाई। माँ हम क्या करें, हमको कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है। माँ ने पूछा, तुम जो कहो हम वह करने के लिए तैयार हैं। राधा मामा लोगों से कह करके थक गई थी कि आप लोग कुछ उपाय करें, राजीव के बड़े भाई भाभी से बात करें। और उन लोग बहुत दिन से सुन रहे थे लेकिन बात नहीं किए। तब उसने एक दिन ऑफिस से सुबह सुबह खबर किया कि आज ऑफिस निकलते समय घर में बहुत हल्ला गुल्ला झंझट हुआ। माँ तुम किसी तरह से राजीव के बड़े भाई से बात करो। माँ ने कहा, तुम धैर्य रखो, हम अभी बात करते हैं। राधा की माँ ने पहले मामा लोगों को बताया कि हम जा रहे हैं राजीव के बड़े भाई और भाभी से बात करने। आप लोगों को तो कितने दिन से कहा गया है कि बात करिए। मामा लोग तो राधा की माँ को जोर से डांटना शुरू कर दिए। राधा की माँ ने राजीव के बड़े भाई को फोन लगाया। उसने फोन उठाया। राधा की माँ कहती जाती और उधर से राजीव का बड़ा भाई का जवाब देखिए। कहते जा रहा था, मैं तो उस जगह पर नहीं हूं, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं। आप उन्हीं लोगों से वहां पर बात कीजिए। मैं अपनी माँ को फोन पर कनेक्ट कर रहा हूं, आप हमसे बात मत कीजिए। राधा की माँ ने कहा, नहीं नहीं, आप उन्हें फोन मत लगाइए, मुझे उनसे बात नहीं करना है। आपके भाई राजीव और आपकी माँ से बात करना बिल्कुल बेकार है। वो दोनों बिना मतलब का गाली गलौज करते हैं। आखिर यह सब कब तक चलेगा। घर में पिताजी नहीं हैं तो आप गार्जियन हैं, इसलिए हम आपके पास फोन किए हैं। बताइए हम लोग किसको यह सब बात कहें। कौन फैसला करेगा उस लड़की के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है। राजीव का बड़ा भाई कहने लगा कि उधर से जब मुझे सुनाया जाता है तो एक दूसरे प्रकार की कहानी सुनाई जाती है, मैं किसको सत्य मानूं। राधा की माँ ने कहा, शादी की बात की शुरुआत में तो उस समय आप गार्जियन थे, आप ही से सबसे पहले बातचीत होना शुरू हुआ था। मेरा और आपका बातचीत होता था। अब तो आपके पिताजी जिंदा नहीं हैं। राधा की माँ ने यह भी कहा कि संविधान के किस कानून में लिखा हुआ है कि लड़की के माँ बाप को दिन रात गाली दिया जाएगा, बात सुनाया जाएगा और लड़की को बिल्कुल चुपचाप से बर्दाश्त करके रहना है। आप लोगों ने जितना कैश मांगा, जितना सामान मांगा, सब तो दिया गया, फिर क्यों लड़की से बार बार पैसा मांगा जाता है और नहीं देने पर उसे प्रताड़ित किया जाता है। वह बड़ा भाई सारी बातें सुन करके भी टालता चला गया। राधा की माँ ने सारी बातें फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। तुरंत फोन करने के बाद माँ ने राधा को सारी बात बता दी और उस रिकॉर्ड को भी ऑफिस से बाहर निकल करके सुन लेने के लिए कहा। राजीव के बड़े भाई ने तुरंत अपनी माँ को फोन लगा करके बढ़ा चढ़ा करके पता नहीं क्या क्या कहा। उसके बाद माँ ने राजीव से सारी बात बढ़ा चढ़ा करके खूब गुस्से में कहा। इधर राधा की माँ बराबर ऑफिस में राधा को फोन कर करके कहती, बेटा आज घर वापस जाने पर माहौल अच्छा नहीं मिलेगा, तुम सावधान रहना। राधा की माँ ने राधा की छोटी बहन से सब बताया। वो ऑफिस से जल्दी आ गई। वह पूरा फोन का रिकॉर्ड सुन करके माथा पकड़ करके बैठ गई थी। माँ तुमसे उसके बड़े भाई ने ऐसे बात किया। शाम में राजीव और राजीव की माँ ने राधा के पिताजी को फोन पर फोन किया। जब उन्होंने बात करना शुरू किया तो उन्हें डांट दिया, आपसे कोई बात नहीं करना है, बुलाइए कहाँ हैं आपकी मिसेज, कहाँ हैं उनको बुलाइए। राधा की माँ ने फोन पकड़ा। राजीव की माँ चिल्ला चिल्ला करके बोलना चालू किया, यह सिखाई है बेटी को मार कर मुंह तोड़ दूंगी, खाना बंद कर दूंगी, तुम क्या कर लोगी। राधा की माँ ने कहा, तुम्हारी हिम्मत नहीं है हमारी बेटी का मुंह तोड़ने का और उसका खाना बंद करने का। दोनों तरफ से जोर जोर से बाहर चिल्लाना चल ही रहा था कि अचानक राधा चिल्लाई, मम्मी पापा, और खूब रो रही थी।
फूट फूट करके। सब एक साथ चिल्ला पड़े, क्या हुआ बेटा, तू क्यों रो रही हो? क्या वो लोग तुमको पीट रहे हैं? बताओ ना, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? छोटी बहन चिल्ला रही थी, दीदी बोलो, बताओ, मम्मी पापा घबरा रहे हैं। उसने रोते रोते कहा, मेरा हाथ पकड़ करके खींच करके गर्दन और बाल पकड़ करके कमरे में ले जा करके और पानी डाल करके मेरा सिंदूर धो डाला, मेरा मंगलसूत्र और बिछिया भी खोल लिया है इन्होंने। राजीव फोन में चिल्ला रहा था, जाओ अब तुम स्वतंत्र हो गई हो, अब किसी तरह का शादी का बंधन नहीं है। राधा की सास चिल्ला रही थी, मनहूस कहीं की, जब से घर में आई है तब से घर में कलह और अशांति आ गया है। राधा अभी तक बहुत जोर जोर से रोए जा रही थी, उसका फोन ऑन था तो दूसरी तरफ सब सुनाई दे रहा था। राजीव चिल्ला रहा था, बताओ, बोलो, फोन से बात करो, करती क्यों नहीं हो? राजीव का एक चचेरा भाई भाभी उसके बगल में रहता था। राधा के मायके वालों ने उनको फोन लगा करके आग्रह किया, आप जल्द से जल्द राजीव के घर पर पहुंचें। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है। इधर राधा के दोनों मामा लोग भी फोन से खबर कर दिया गया। राधा के दोनों मामा ने राजीव से बात किया, हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, राधा को कुछ नहीं होना चाहिए। राधा के मायके में मायूसी छा गई। रात तक इधर उधर फोन पर विचार विमर्श होते रह गए। राधा की छोटी बहन कंप्यूटर पर फ्लाइट का टिकट देखने लगी। अप्रैल का आखिरी सप्ताह था, गर्मी बहुत तेज थी। राधा के बीमार पिता को भी लेकर के जाना था। माँ ने बड़ी मुश्किल से खिचड़ी बनाई और तीनों जन खिचड़ी खाए। अगले ही दिन की फ्लाइट की बुकिंग हुई दिल्ली जाने का। अब इतने ही समय में सारी तैयारी करनी, राधा के पिताजी की दवा वगैरह सारा। इधर राधा की छोटी बहन सुधा को काफी उल्टी होने लगी। माँ ने गर्म पानी और दवा दिया, सिर सहला सहला करके बोल रही थी, चिंता मत करो बेटी, सो जाओ, ईश्वर सब ठीक कर देगा। राधा की छोटी बहन को सिर में काफी दर्द हो रहा था। उधर राधा रोते रोते बिन खाए ही सो गई थी। उसके पति और माँ ने अपना खाना बनाया, दोनों खा करके जा करके सो गए। उसे किचन में जाने के लिए मना कर दिया गया था। उसे पूजा पाठ, भगवान के घर में कुछ भी छूने और जाने के लिए मना कर दिया गया। इधर अगले दिन सुबह राधा थोड़ी देर के लिए ऑफिस गई। 12 बजे तक जल्दी ही घर वापस आ गई। उसने अपने ऑफिस में सारे हालात बता करके छुट्टी ले लिया। राधा के माता पिता और राधा के मामा मामी सब दिल्ली पहुंच गए। वहां पर वे लोग होटल में ठहरे। राधा पति के ऑफिस निकल जाने के बाद छुपते छुपाते होटल पहुंची। राधा पर नजर पड़ते माता पिता रो पड़े। राधा बिल्कुल दुबली पतली काली हो गई थी। उसने पिछले दिन ऑफिस में जो खाना खाया था वही उसके बाद कुछ नहीं खाई थी। माँ जो पूरी सब्जी बना करके ले आई थी रास्ते के लिए, उसमें से राधा के लिए बचा करके रखी थी। उसे अपने हाथों से खिलाया, पानी पिलाया, वहीं से वह ऑफिस चली गई। राधा के माता पिता को भी एक फ्लाइट का टिकट ले गए थे, उधर से अपने साथ उसे वापस लाने के लिए। अगले दिन सभी लोग राजीव के घर पर गए। उसने दरवाजा खोला लेकिन किसी को प्रणाम वगैरह नहीं किया, ना अंदर आकर के बैठने के लिए कहा। सब अपने मन से ही अंदर जाकर के बैठे। राजीव और उसकी माँ एकदम से राधा के मायके वालों पर टूट पड़े। जितना हो सकता था उतना राधा की निंदा, राधा की शिकायतें, काम नहीं करना चाहती है, बड़ों की इज्जत नहीं करती है। पति जब कुछ बोलता है तो एक आदमी को चुप रहना चाहिए, वह भी बोलना चालू होती है। यह कहाँ का रिवाज है? अब उसकी मामी से रहा ना गया तो उसने कहा, आप क्या बात करती हैं? पति को उतना ही हक पत्नी पर है जितना पत्नी का पति के ऊपर। पति बोलता है तो पत्नी भी बोल सकती है, आप उन दोनों के बीच में क्यों पड़ती हैं? उसके सास जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कहती हैं, अरे हम तो इसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते हैं। राधा के माता पिता की क्या हालत हुई होगी बेटी की ऐसी दुर्दशा आंख के सामने से देख करके। वह लोग जोर से चिल्ला पड़े, अगर आपका बेटा आपको बहुत प्यारा है तो हमारी भी औलाद हमको बहुत प्यारा है। अगर हम आपके बेटा को कहें कि हम चेहरा देखना
पसंद नहीं करते तो आपको कैसा लगेगा। इसी तरह बहुत बाती होती रही। अंत में उसके मामा ने पूछा तो क्या करना है। अब उस चालाक लड़के ने बात को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा, हमने तो जिंदगी में एक ही लड़की से प्यार किया और उसी से शादी किया। तब उसके मामा ने कहा, ठीक है, पर हर दिन इसके साथ इस प्रकार से होता रहेगा तो वह कैसे रह पाएगी। राधा की माँ ने राधा के सास से कहा, अरे आप उसको किसी गलती पर डांटिए, लेकिन इतना दोनों आदमी मिल करके उसके ऊपर क्यों हर बात के पीछे चिल्लाते हैं। प्यार से बोल दीजिए कि राधा बेटा ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वह तो खुद बहुत सीधी साधी और अच्छी है। फिर दूसरे दिन राजीव ने अपने ससुराल के लोगों को अपने घर खाना खाने के लिए जिद किया। वो लोग मना कर रहे थे। अगले दिन सब लोग उसके घर पर खाना खाने गए। इस तरह से समझा बुझा करके सब लोग वापस आ गए। राधा का टिकट कैंसिल कराया गया। राधा माता पिता के साथ वापस नहीं आई, पर उसका टिकट उसके पति को दिखला दिया गया। राधा के गर्दन पर नाखून लगने के निशान अभी भी थे। उसके भाई बहन ने घाव का मोबाइल में फोटो लिया। 2-3 महीना तो शांति से गुजर गया। राधा के पिता अक्सर राजीव से फोन करके पूछते थे, तुम्हारे घर में सब शांति है ना इधर। राधा के ऑफिस में भी लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि 1-2 को छोड़ करके बाकी सब ने उससे बात करना भी बंद कर दिया था। दिवाली आने के कुछ दिन पहले से ही घर में म्यूजिक सिस्टम लेने की बातचीत चल रही थी और राधा बराबर अपने पति को समझाती थी कि जब घर में पैसा नहीं है तो यह सब चीजें लेने की क्या जरूरत है। उनका जवाब होता था कि जिंदगी में आदमी को जो शौक है वह पूरा कर लेना चाहिए। ऐसे मरे हुए की तरह जिंदगी बिताने से क्या फायदा है। ऐसे बेतुके सिद्धांत सुन करके उसको बहुत आश्चर्य होता था। उसका पति चाय पीते समय सुना करके कहता था, सब कोई इसके खरीदने में शेयर करेगा। राधा से भी पैसा मांगा गया पर वह बोल दी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसी का तो सारा बवाल था। म्यूजिक सिस्टम तो घर में खरीदा गया, परंतु राधा का जीना हराम हो गया। ताने सुन करके तंग आ गई। तुम रखो अपना पैसा दबा करके। राधा की सास बोलती, इसको तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मार्च का महीना था। घर में सुबह से रात तक कलह और कोहराम, और उसके पीछे हाथ धो करके सब पड़ गए। फिर वह रो करके अपने मम्मी पापा से सारी बात बताने लगी और उनको आग्रह करने लगी कि उसके जेठ जेठानी से बात करने के लिए। इस बार माँ ने साफ मना कर दिया और किसी से बात नहीं की। राधा के पति को एक चचेरा भाई राधा के भाई के मोबाइल नंबर लेकर के उस पर बहुत सारे मैसेज करने लगा। तुम लोग टेंशन ना लो, मैं बीच में पड़ा हूँ, मैं सब ठीक करा दूंगा। राधा का भाई भी मैसेज को लंबे चौड़े ढंग से किया, यदि आप लोग ठीक कर दें तो बहुत अच्छा है। यहाँ मेरे माता पिता दोनों ही इतने सीरियस बीमार हैं, आपको तो पता ही है। मैं नौकरी रिजाइन करके आ गया हूँ, मैं कुछ इसका तोड़ निकाल सकूं। मैं नहीं देख पाता कि मेरे माता पिता दिन रात बेटी की चिंता में घुलते रहते हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारी बहन सुख शांति से रहे। उसने यह भी कहा कि आप मुझे अपनी जगह रख करके देखें, अगर आपकी बहन के साथ कुछ इस तरह का होता तो उस समय आप क्या करते। इतना कह करके वो राधा के भाई से कहता कि इस बात को सिर्फ अपने और मेरे बीच में रखना, परंतु उधर राधा के पति को सारी बातें बढ़ा चढ़ा करके बता देता। एक दिन राधा को फिर से वापस आने में देर हो गई। बॉस ने ऑफिस का समय समाप्त होने के बाद एक मीटिंग रख दी थी, तो राधा ने झट से अपने पति को फोन करके बता दिया था। जब घर पहुंची तो उसके पहले ही उसके पति और उसकी माँ ने रात का खाना बना लिया था। बस क्या था, इसका गुस्सा तो राधा के ऊपर उतरना ही था। जितना मन हुआ उतना दोनों माँ बेटा चिल्लाए। राधा ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं तो फोन करके बता दी थी। राधा अपने कमरे में जा करके रोते रोते सिर्फ एक गिलास पानी पी करके सो गई। सुबह जब पति के लिए नाश्ता टिफिन बनाने के लिए गई तो पति ने और सास ने साफ मना कर दिया कि तुमको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। फिर राधा बिना कुछ खाए पिए सिर्फ पानी पी करके ऑफिस के लिए जल्दी भारी मन से निकल गई। काम में उसका मन नहीं लग रहा था। ऑफिस के कमरे से बाहर जा करके अपने मायके में
बात करती। माँ ने साफ कह दिया, तुम दिल्ली की नौकरी रिजाइन कर दो और आकर के हमारे पास निश्चिंत से रहो। अपना सारा जरूरी सामान लेकर के हम लोगों के पास आ जाओ। फिलहाल तो इसका यही हल दिखता है, उसके बाद फिर विचार किया जाएगा। राधा को बहुत अफसोस हो रहा था, कितनी मुश्किल से तो नौकरी मिली है और फिर बार बार नौकरी छोड़ देने से फिर कोई कंपनी वाले नौकरी देते भी नहीं है। माँ ने कहा, तुम अभी घर में किसी को यह मत बताना, नहीं तुम पहले अपने बॉस से बात कर लो। मेरे घर में अब बिल्कुल ऐसा हो गया है, अब रहना मुश्किल हो गया है। उसने बॉस से बात कर लिया। बॉस तैयार हो गया कि हाँ ठीक है, आप रिजाइन लेटर दे दीजिए। 2-3 दिन में आपका सारा पैसा, एक नया पैसा भी नहीं कट जाएगा, पूरा मिल जाएगा आपको, हिसाब क्लियर कर दिया जाएगा। पहले तो वह अकेले आने वाली थी, लेकिन माँ ने ज़्यादा सामान लेकर के आने के लिए कहा। साथ में सारे सोना चांदी के गहने, अपना पैसा रुपया, सारे इंपॉर्टेंट कागजात और डॉक्टर की फाइल, महंगे कपड़े सब लाने को कहा। वह बहुत डर रही थी कि कैसे वह अकेले आ पाएगी इतना दूर, इतने सारे गहने और कपड़े लेकर के। माँ ने कहा वह भाई को भेज रही है, लेकिन अपने ससुराल में किसी को भनक ना लगने देना। भाई तो इधर से ट्रेन से ही गया, उधर से 2 टिकट फ्लाइट का बुक किया गया। भाई 3-4 दिन पहले ही चला गया, वहाँ उसी के घर के पास के एक होटल में रुका था। राधा को ऑफिस से सारे पैसे का हिसाब किताब सब क्लियर हो गया था। अभी घर में नहीं बताई कि वह नौकरी छोड़ दी है। मायके से उसके व्हाट्सएप मैसेज किया गया पिताजी की तरफ से कि बेटी हम लोग भाई के भेज रहे हैं, तुम यहाँ चली आओ। उसने यह मैसेज अपने पति को पढ़ा दिया। उसके बाद तो घर में जैसे आग लग गई। उसका पति जितना देर घर में रहता था उतनी देर जोर जोर से चिल्लाता ही रहता था उसके ऊपर, जाओ जाओ, हमेशा के लिए चली जाओ, मायके कौन रोक रहा है, हम तो जानते ही थे कि तुम रिश्ता बनाने वाली नहीं हो, तुमको यहाँ के किसी से मतलब ही नहीं है। सब ऊपर का दिखावटीपन था। अभी 1 सप्ताह में होली का त्योहार आ रहा है, होली में कहीं कोई मायके जाता है? हम लोग थोड़े तुमको मायके जाने से रोक रहे हैं, तुम होली हो जाने दो, उसके बाद तुम मायके चली जाती। वह बोली कि टिकट हो गया है। उस पर पति बोला कि टिकट हो जाने से क्या होता है, टिकट तो कैंसिल भी होता है। हम लोग इस बार भोपाल भैया के पास होली में चल रहे हैं। वह मना कि मेरा टिकट मत काटिएगा। रात भर 2-3 बजे तक राजीव चिल्लाता रहा। चिल्लाते चिल्लाते उसके सर में दर्द हो गया, खांसी भी उठ रहा था। राधा सिर में बाम लगाने गई तो हाथ झटक दिया। छोड़ो, इतना चिंता दिखाने की जरूरत नहीं है, मरने दो हमको, तुम्हारे लिए पति का कोई महत्व तो नहीं है। अगले दिन राधा जब ऑफिस में आई तो उसे पता चला कि बगल में जो उसके जेठ रहते थे उनके यहाँ खाना पर रात में बुलाया गया है। वह तो पहले से डर रहे थे कि पता नहीं वहाँ क्या हंगामा होगा। यही चर्चा चला था कि यह होली के पहले अपने मायके जा रही है, पता नहीं फिर आना है कि नहीं आना है। तो राजीव की सारी भाभियां और सब एक साथ राधा पर बोलना शुरू किया कि यह तो बहुत गलत बात है, तुम टिकट कैंसिल करो, यहाँ के होली का क्या होगा। राधा मन ही मन रो रही थी, किंतु कुछ बोल नहीं पा रही थी कि कौन सी होली और दिवाली। यहाँ तो घर के अंदर दिन रात कोहराम मचा हुआ है। उसके अगले दिन रविवार था। उस दिन रात में दोनों बड़े चचेरे भाइयों का परिवार सहित राधा के घर में डिनर पर बुलाया गया था। उस दिन सब ने जम करके अपनी अपनी भड़ास राधा के ऊपर निकाली। उसी में सास चिल्लाती रही और उसका पति साथ देता रहा। सब ने मिल करके उसे ताड़ित किया। सास बड़ी हैं, उनके पास क्यों नहीं खबर आई, तुम्हारे पति के पास क्यों नहीं खबर आया, तुम्हारे मोबाइल पर मैसेज आने से तुम चली जाओगी, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, तुम खुद इस पर विचार करके देखो। हम लोग भी तुम्हारे यहाँ आते हैं तो तुम अपने मोबाइल में व्यस्त रहती हो। जिसको जो गलत इल्जाम लगाना था सब बोलते चले गए। किसी एक ने कहा तुम सिर्फ ऊपर से दिखावा करती हो, तुम मन से हम लोगों से नहीं जुड़ी थी। पति कहता था यह चाहती है कि हम हमेशा इनसे चिपके बैठे रहें। उस पर तपाक से सास बोली तो चेहरा भी तो ऐसा होना चाहिए ना, चेहरा तो मनहूस जैसा है, घर में मनहूसियत फैलाती है, ऐसा उसके पति ने कहा। क्या गुजरी होगी राधा पर। ससुराल में जब सब सताते हैं तो एक पति का सहारा होता है, लेकिन यहाँ तो पति हर समय कीचड़ उछालने के लिए तैयार रहता है। राधा रात भर फूट फूट करके रोती रही। अगले
दिन सुबह राधा भारी मन से उठी, तैयार हुई, एक गिलास पानी पी और घर से बाहर निकल गई। उसने किसी को घर में नहीं बताया था कि नौकरी छोड़ चुकी है और सीधा साईं बाबा के मंदिर में जाकर के बैठ रही है। उसने अपना सारा दुख कहती थी और जवाब मांगती थी। माँ के पास फोन की। माँ ने पूछा, बेटा तुम कुछ खाई हो? वह कुछ नहीं बोली। अभी मंदिर में भोग लगा करके तो प्रसाद मिलेगा, खा लेंगे, तुम चिंता मत करो। मंदिर में पूड़ी, चने की सब्जी और हलवा भोग लगा। लाइन में लगने पर इसे भी 4 पूड़ी, थोड़ा हलवा और सब्जी मिली। रात से भी कुछ नहीं खाई थी, इसलिए बहुत भूख प्यास लगी थी। एक बार खाने के बाद फिर दोबारा से लाइन में लगी। फिर दोबारा से प्रसाद मिला उसे। बाहर गेट के पास बैठने का सीढ़ी बना हुआ था, उस पर बैठ करके खाई और पानी पी। फिर वहां से बैंक में अपना पासबुक अपडेट कराने गई। अपने पुराने ऑफिस फाइनल सब से मिलने गई। शाम को घर लौटी। उसका भाई दिल्ली पहुंच चुका था। वह उसके घर के पास किसी होटल में रुका था। वह उसके घर नहीं गया था, ना फोन किया था। माँ ने कहा, घर में बता दो कि तुम्हारा भाई दिल्ली आ चुका है। राधा का पति जब घर में रहता उतना देर चिल्लाता रहता। वह अपनी माँ को चिल्ला चिल्ला करके कहता था, इसका ट्रॉली बैग चेक कर लेना, देखो इधर का कोई गहना नहीं ले जाए। राधा जब तक वह घर में नहीं रहता तभी तक सामान सजाती थी। राधा के मायके में मामा और मामी, पापा सब ने विचार किया कि अब भाई अकेले घर में नहीं जाएगा। वह पुलिस को इन्फॉर्म करके पुलिस को साथ लेकर के घर जाएगा। राधा के ससुराल वाले लोगों को भी थोड़ा डर होना चाहिए कि अगर यह लोग कब तक चुपचाप सहते रहेंगे। अगले दिन सुबह राधा का भाई 1-2 लोकल आदमी के साथ पुलिस को लेकर के घर में गया। पुलिस को देख करके उसकी माँ बहुत चिल्लाना चालू कर दी। पुलिस वाले लोग समझा रहे थे कि माता जी आप शांत हो जाइए, अभी यह लोग दोनों पति पत्नी गुस्से में हैं, अभी जाने दीजिए, कुछ दिन बाद बेटे को भेज करके बुलवा लीजिएगा। राधा की सास चिल्लाए जा रही थी, हम क्यों बुलवाने जाएंगे, कोई नहीं जाएगा मेरे घर से, अपने मन से जा रही है, अपने मन से आना होगा तो आएगी, नहीं तो मत आएगी। मेरे घर में आग लगा करके रख दी है, मेरे लड़के का जीवन तबाह कर दी है। राधा रो करके अपने घर से बिना कुछ खाए पिए सिर्फ 1 गिलास पानी पी करके निकली। बहुत गर्मी का समय था। उसका भाई और वह पुलिस स्टेशन गए। फिर वहां उनका रिपोर्ट नहीं लिखा गया। बोला कि फलाने नंबर पुलिस स्टेशन पर जाइए, इस क्षेत्र का स्टेशन यह नहीं है। फिर दोनों भाई बहन दूसरी जगह पहुंचे। वहां राधा से कुछ सवाल पूछा गया। उसके बाद वह साथ वाला आदमी पूरा रिपोर्ट लिख करके तैयार किया। तब पुलिस थाने पर रिपोर्ट जमा किया गया। अब जल्दी जल्दी कैब बुक कीजिए, ये लोग रास्ता काफी, फ्लाइट का समय हो रहा था। यह लोग बहुत घबराए हुए थे कि पता नहीं फ्लाइट मिस हो जाएगी, तब क्या करेंगे। राधा की माँ बहुत घबराई हुई थी, बार बार फोन करके सब हाल चाल ले रही थी। रात के 9:30 बज रहा है। राधा और उसका भाई मायके पहुंचे। माँ पर नजर पड़ते ही राधा ने कस करके माँ को पकड़ लिया और फूट फूट करके रो पड़ी। माँ ने पीठ थपथपाते हुए कहने लगी, क्यों रो रही हो, अब तो तुम निश्चिंत से आराम से रहोगी, अपने घर में आ गई हो, मत रो, यह भी तुम्हारा ही घर है ना। उसके बाद वह पापा के पास प्रणाम करने गई। उस पर नजर पड़ते ही पापा की आंखों से अश्रुधारा बह चली। वह बिल्कुल दुबली काली दिख रही थी। पापा कहने लगे, ले जाओ इन दोनों को जल्दी से कुछ खिलाओ, ये लोग सुबह से नहीं कुछ खाए हैं। माँ गरम गरम पराठा और पनीर की सब्जी बनाई थी, लेकिन राधा से खाया नहीं जा रहा था। मुश्किल से 1 और आधा पराठा खाई, सिर्फ रोते जा रही थी। 3-4 दिन बाद उसे कागज से सारी घटना लिख करके साल्ट में देने के लिए कहा गया था। वह शरीर से ज्यादा तो मन से थक गई थी, इसलिए बिस्तर पर गिरते ही उसकी आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह काफी देर से उठी, उसका आंख बिल्कुल सूजा हुआ था। माँ और भाई बहन दिन रात समझाते, तुम अच्छे से खाओ और आराम करो, रेस्ट करो। 3-4 दिन बाद उसे साल्ट में सारी घटना लिख करके तैयार करने के लिए कहा गया। जब यह बात कहा जाता तो वह सिहर जाती। जब देखी थी किचन में कोई नहीं है, सिर्फ मम्मी है, तो आकर के उसने धीरे से पूछा, माँ हम तुमसे एक बात पूछ सकते हैं? माँ ने कहा, क्यों नहीं, जरूर। तब उसने कहा, केस करना जरूरी है क्या? देखो
प्लीज तुम लोग कोई केस मुकदमा मत करो, हम रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। तुम लोग यहाँ पर बुलाई थी तो हम चले आए। घर में सब कोई समझाया कि देखो तुम अपना मन मजबूत करो, तुम उस परिस्थिति में बराबर कैसे जिंदा रह सकती हो। हर 2-4 दिन बाद तो तुम माँ को फोन करोगी, रो रो करके या खबर करोगी, तो यहाँ पर सब कोई परेशान हो जाते हैं। इसका कोई हल और समाधान निकलेगा, क्योंकि वह लोग अपनी आदतों को कभी नहीं बदलेंगे। राधा की माँ और उसका भाई महिला आयोग गए। महिला आयोग की कार्यकारिणी सदस्यों से काफ़ी देर बातचीत किया गया। उन लोगों ने सबने यही कहा कि लड़की को आकर के दस्तखत करना पड़ेगा, पर वह जाने के लिए तैयार नहीं हुई और ना गई। कभी कोई बात करने पर वह जाने के लिए तैयार नहीं हुई और ना गई। कभी कोई बात करने पर वह बिस्तर से उठ करके जोर जोर से रोने लगती थी। कुछ दिन 15 दिन बाद उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह दिन रात लैपटॉप पर अपनी शादी के वीडियो और फोटो देखती रहती और दिन रात बिस्तर में चिपकी रहती। मुश्किल से नाश्ता खाना के लिए बहुत बार बुलाने से अपने कमरे से बाहर आती थी। माँ ने कहा, देखो हम तुमको इस उद्देश्य से यहाँ बुलाए हैं कि तुम्हें MBA के बाद की कोई और हायर डिग्री की पढ़ाई करवाएं। मैं फिर से तुम्हारे में 3-4 लाख रुपए खर्च करके SPA वगैरह की डिग्री बेंगलुरु या हैदराबाद से कहीं से भी करवाना चाहती हूँ, जिससे कि तुम कोई अच्छी नौकरी प्राप्त कर सको। एक बार तुम भली भांति अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो हम लोग सदा के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। राधा सिर्फ रोती थी दिन रात और इतना ही कहती थी, माँ तुम मेरी मानसिक हालत देख रही हो, ऐसी में हम कोई पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। कभी माँ से किचन में आकर के धीरे से पूछती कि माँ मेरी शादी में तुम लोगों को टोटल कितना पैसा खर्च हुआ है। वह दिन रात लेटे लेटे पलंग पर अपनी शादियों का वीडियो और एल्बम देखती। कोई रूम में जाता तो जल्दी से बंद कर देती। माँ से पूछती, माँ क्या कभी राजीव का फोन नहीं आएगा मेरे पास। माँ कहती, तुम क्या आस लगाए बैठी हो, पता नहीं। अप्रैल माह के अंत में रात के 12 बजने के बाद एक दिन राधा दौड़ते हुए माँ के पास फोन लेकर के आई। माँ देखो ना, राजीव का मैसेज आया है, गुड नाइट। राधा के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। मैंने कहा तुम भी दे दो गुड नाइट, तो उसने दे दिया। उसके बाद अक्सर गुड नाइट, गुड मॉर्निंग और थोड़ा मैसेज आना शुरू हो गया। उसके बाद फिर फोन से बात भी करना चालू हो गया। फिर वही शिकवा शिकायत। अब बार बार राधा को बुलाना शुरू किया। राधा भी कहती, मेरे साथ इतना जुल्म किया गया है, वह कोई लड़की बर्दाश्त थोड़े ही कर सकती है। राधा को सिखाना पड़ता था, बोलो कि आप लेने आइए, लेकिन वह मना करता कि नहीं, हम वहाँ कैसे आ सकते हैं, मेरे ऊपर वह लोग पुलिस भेजा है, मेरी माँ का और मेरा इतना अपमान हुआ है। इसके बाद मई महीने में इन लोगों के शादी के सालगिरह आई। राधा के मंदिर जाने की इच्छा थी। माँ ने ऑटो का किराया दिया, मिठाई मंगवा दिया, केक मंगवा दिया। पूरा सज धज करके नया कपड़ा अपने पति का दिया हुआ पहन करके मंदिर गई, प्रसाद चढ़ाई और वहीं से अपने पति और सास से बात की। बहुत खुश थी। इतने में राधा की छोटी बहन सुधा की शादी भी ठीक हो गई। जून में एंगेजमेंट का फंक्शन रखा गया। राधा बहुत ललक से पूछती थी, माँ तुम राजीव को खबर करोगी, बुलाओगी कि नहीं। माँ ने राजीव के व्हाट्सएप पर सारा डिटेल लिख करके भेज दिया और फोन से भी सारी बातें बता दी और आने के लिए कहा। राधा भी बहुत जिद करके बोली, अच्छा देखते हैं, आप कैसे नहीं आते हैं। और वह लड़का नहीं आया। राधा के मामा मामी ने भी बुलाया था, लेकिन बोल दिया मेरे पास पैसा नहीं है। राधा बहुत उदास मन से एंगेजमेंट में थी। सभी रिश्तेदारों ने इस स्थिति को भांप लिया। वो जानबूझ करके और पूछते, आपका दामाद नहीं आया। राधा से पूछते, तुम्हारे हस्बैंड नहीं आए। एंगेजमेंट के बाद भी राधा बहुत छटपटाई कि वह एक बार आ जाता और उसके साथ चली जाती, लेकिन वह नहीं आया। धीरे धीरे उसे वर्ष के सभी त्योहार, दशहरा, दिवाली आते और चले जाते। माता पिता के नए घर का प्रवेश हुआ। वे लोग अपने नए घर में शिफ्ट कर लिए गए। राधा सब चीज में उपस्थित रहती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखती थी, बिल्कुल अनमनस्क। राधा की बहन की शादी नवंबर में फाइनल हुई। कार्ड छपा। माँ ने राधा के ससुराल में
सबको कार्ड भेजे और राधा के पति से खुद बात की, व्हाट्सएप पर भी पूरा डिटेल भेजा। राधा का पति और जोर से गरज गरज करके राधा की मां पर चिल्लाने लगा, मुझे नहीं आना है आपके यहाँ शादी में, मेरे यहाँ पुलिस भेजते हो आप लोग, हम आपके यहाँ शादी में कैसे आएंगे। और भी बहुत बार जोर जोर से माँ पे जोर जोर से बोलने लगी। इतने में राधा का भाई फोन पकड़ लिया और उसके साथ भी गर्मा गर्मी हो गया। राधा का चेहरा देखने लायक था, बिल्कुल एक कोने में चुपचाप कमरे में बैठी थी। राधा की बहन की शादी बड़े शानदार ढंग से हो गई। लड़के वाले काफी अच्छे थे, राधा की माँ का बहुत ख्याल रखते थे और बड़ी सहायता की उन लोगों ने। राधा ने शादी में माँ की बहुत सहायता की, बल्कि हमेशा दाहिना हाथ बनी रही। उसके पापा तो पैरालिसिस के पेशेंट थे, इसलिए उनका भी कितना काम संभाल लेती थी। राधा अंत समय तक माँ से पूछती, माँ अगर वह शादी में आ जाएंगे तो तुम लोग उनसे बात करोगी। माँ हंस करके बोलती, क्यों नहीं, अच्छा सा होटल में कमरा बुक करेंगे तुम दोनों के लिए, बहुत स्वागत सत्कार से उसको ठहराएंगे, हम लोग सब उसको बहुत आदर करेंगे। पहले आए तो राधा की माँ ने उसके विदाई के लिए कपड़े भी खरीद लिए थे, लेकिन वह राधा की बहन की शादी में नहीं आया। राधा सभी रस्मों रिवाजों में पूरा हिस्सा लेती, लेकिन कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर दर्द छुपा होता था, जो उसकी मामी लोग भी पढ़ लेती थी और उसकी माँ को कहती थी, कैसे नहीं, उसको तो अंदर से लगता ही होगा। शादी समाप्त होने के बाद राधा के माता पिता, भाई और राधा सब वापस आ गए। अब हर दिन राधा का पति फिर से उनके आने के लिए कहने लगा। उसने माँ से कहा, हमको चले जाना चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है, लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड में मत जाओ, होली के पहले भेज देंगे, पर तुम उन लोगों से पक्का पूछ तो लो, फिर से कहीं वैसा ही सब कुछ तो होगा नहीं। राधा मान गई। उसे शादी में जितने नए कपड़े मिले थे, जल्दी जल्दी माँ ने सब सिलवाना शुरू कर दिया। वो यहीं से सिलवा करके ले जाओ बेटा, वहां पर फिर तुम कहाँ सिलवाओगे। इस बीच राधा ने एक अच्छी कंपनी का बिजनेस शुरू किया। माँ ने कहा, जब तुम किसी काम को शुरू की हो तो तुम उसमें पूरा समय दो और उसे पूरे ढंग से उस पर काम करो। तुम किचन की या किसी और काम की परवाह मत करो। उसे बार बार बैग लेकर के घर से बाहर निकल करके कस्टमर बनाने पड़ते थे। माँ पूरा सहयोग देती थी। तुम भरपेट खाना खा के पानी पी करके निकलो, तुम फल खा लो, धूप में मत जाओ, लो हम ऑटो का पैसा देते हैं, ऑटो करके जाओ, बस से जाओ, छाता लेकर के जाओ, कहीं बारिश होगी तो भीग जाओगी। जिस दिन खूब ज्यादा कस्टमर मिलता था तो बहुत खुशी आती थी, उसके चेहरे की प्रशंसा देखती बनती थी। सुबह दोपहर शाम अंधेरा होने के पहले तक दौड़ती, मेहनत करती, आ करके खाना खा करके थक करके सो जाती। बहुत अफसोस से कहती, माँ हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। माँ सिर सहला करके कहती, कोई बात नहीं, तुम अपना काम देखो। इसी तरह उसका बिजनेस चलने लगा था। अब धीरे धीरे फरवरी का महीना आ गया, उसके जाने का समय नजदीक आता गया। उसके चेहरे की उदासी बढ़ती गई, लेकिन वह किसी को जानने नहीं देती थी कि वह अंदर से कितनी घबराई और चिंतित है। माँ से पूछती, वहां पर मेरे बिजनेस का क्या होगा। माँ ने कहा, तुम अपने पति को बताना और वहां पर भी निकल करके अपने अपार्टमेंट में फिर बाकी लोगों से संपर्क बनाना। हिम्मत मत हारना, हौसला रखना, सब अच्छा होगा। भाई बहन माँ पिताजी सब समझाते, तुम कैसे यह निर्णय ले रही हो फिर से वहां जाने का। हम लोगों ने उसके घर में पुलिस भेजा था, फिर तुम्हारे साथ अब क्या होगा। राधा कहती, अच्छा देखो, एक बार कोशिश करके देखते हैं। रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसको निभा जाना बहुत मुश्किल है। माँ तुमको तो हमको ढांढस देना चाहिए। तुम कब से इतना कमजोर होने लगी। तुम एक लगातार मेरा चेहरा क्यों निहारती रहती हो। बेटा तुम अभी यह नहीं समझ सकती हो, औलाद दुखी हो तो माँ कभी भी खुश नहीं रह सकती है। अच्छा तो तुम तो सारे पंडित लोग से कुंडली सब भी देखवा लेती, बहुत सारा पूजा पाठ कर लेती हो। जो स्टोन की अंगूठी पहनता था सब पहनवा दी।
पर अब क्यों डर रही हो? माँ दोनों हाथों से उसका गाल सहलाती, आंखों से झरझर आंसू बहने लगते। माँ बाजार शीतल का हनुमान जी की मूर्ति खरीद करके लाई। शिवरात्रि के दिन उन्हें पंचामृत, स्नान, चंदन, रोली, सिंदूर, वस्त्र, फूल, धूप, दीप, लड्डू का भोग सब करके रखे राधा के साथ देने के लिए। माँ ने कहा, इस बार मैं बड़े विश्वास से इनको तुम्हारे साथ भेज रही हूँ, यह तुम्हारा सारा कष्ट दूर करेंगे। माँ तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति वाली, पूजा पाठ वाली थी। देखो 1 वर्ष से यहाँ पर थी, सामान बहुत बढ़ गया है। तुम धीरे धीरे करके छांट छांट करके बहुत जरूरी सामान ही अपने साथ ले जाओ। फ्लाइट में जितना वजन की हिदायत है उतना ही छांट लो। उसे ट्रेन जर्नी से बहुत डर लगता था। वह अकेले ट्रेन से कहीं आना जाना पसंद नहीं करती थी, इसलिए हवाई जहाज का टिकट किया गया। भाई साथ में छोड़ने के लिए जाने के लिए तैयार हुआ तो उसे मना कर दी। वह वहां नहीं जाएगा। कहती, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम सामान नहीं छांट पा रहे हैं, तुम लोग देख लो। फिर माँ और छोटी बहन मिल करके वजन करके उसका सामान ट्राली बैग में तैयार किए। माँ काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश, काजू की बर्फी, संदेश की मिठाई उसकी पसंद की, कुकीज, बिस्किट, बादाम, चिक्की एक एक करके ला करके रख दी थी। तो राधा देख करके हंसती और कहती, अब सामान का वजन नहीं बढ़ेगा। बेटी मायके से खाली हाथ नहीं जाती है बेटा, फिर तुम्हारे ससुराल वाले बहुत सुनाएंगे। राधा के सोने का कान का और हीरे की अंगूठी दिया। माँ और बहन ने, बड़ी मामी ने भी सोने के कान का और चांदी की बिछिया दी थी। छोटे मामा का बेटा भी सोने का कान का दिया था। बाकी मामा मामी कपड़ा, रुपए, पैसा सब कुछ दिए। बहुत खुश थी, कहती थी, पापा देखिए छोटी बहन की शादी में हमको इतना फायदा हुआ है। आ ही गया 28 फरवरी 2020 का दिन। सुबह एकदम जल्दी उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ करके सब तैयार थी। माँ नाश्ता थोड़ा ही करती, नहीं तो फिर तुम खाना खिला करके भेजोगी तो खाना नहीं खाया जाएगा। माँ ने कहा, ठीक है, तुमको जैसा ठीक लगे वैसा करो। खाना बनाने वाली नहीं आई थी। छोटी बहन कॉलेज चली गई थी, पर कॉलेज से बार बार फोन करती, समय से तुम लोग निकल जाना, फ्लाइट छूटे नहीं। फिर जल्दी जल्दी माँ बेटी मिल करके खाना बनाए। माँ तुम जा करके नहा करके पूजा कर लो, हम देख लेते हैं। माँ रोने लगी, आज जाने के दिन तुम खुद से खाना बना करके खा करके जाओगी। फिर माँ थाली परोस करके अपने हाथ से उसे खिलाई, फिर दही खिलाई। उसके बाद पूजा घर में माँ ने सिंदूर लगाया, आंचल में वो इच्छा भरा, उसका सामान बाहर निकालना शुरू हुआ। इतना फपक फपक करके रो रही थी। माँ ने उसके सिर पर जोरदार हाथ रखा, कहा, हमारा साथ तुमको जीवन भर मिलेगा, हर मुश्किल समय में तुम हमको बगल में खड़ा पाओगी, सहायता करते पाओगी। जो मदद हमसे चाहिए कहने में संकोच मत करना। घर का माहौल गमगीन हो गया था। गाड़ी में सामान रख करके उसे ले करके मम्मी, पापा, भाई सब एयरपोर्ट छोड़ने गए। सामान ले करके जब चेकिंग में जाने लगी, माँ को रोना देखने लायक था। माँ उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। चेकिंग के बाद भी माँ वहीं गेट पर खड़ी थी। उसी रास्ते पर राधा दोबारा आई और खूब हाथ हिला रही थी और इशारा कर रही थी कि माँ आंख से आंसू पोंछ लो, जाओ जाओ घर चली जाओ। अब रास्ते भर माँ की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वह बिल्कुल गुमसुम सी बैठी थी। घर आकर के पति को और बेटे को खाना दिया। बेटे ने बहुत जिद करने पर माँ ने कहा, माँ ने भी खाया और सीधा जा करके बिस्तर पर गिर गई। उसी बिस्तर पर बगल में थोड़ी देर पहले बेटी बगल में होती थी, चहल पहल थी। आज बिल्कुल शांत सन्नाटा था। एयरपोर्ट से भी फोन की, फ्लाइट में बैठने फोन किया, दिल्ली पहुंचने पर भी फोन की, घर में अपने पहुंच जाने के बाद रात तक फोन करके अपना समाचार बताती और माँ का हाल चाल पूछती। माँ बार बार पूछती, तुम्हारे पति और सास का व्यवहार कैसा है? घर में घुसने के बाद तुम खाना क्या खाई? खाना बना था तुम्हारा? राधा ने बतलाया, हाँ पूड़ी छोला बना था, हम भी खाए हैं, सब कोई खाया। अब हम सोने जा रहे हैं, थक गए हैं, तुम भी सो जाओ। माँ के मन को शांति मिली। चलो जाते जाते कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ। रोज सुबह उठ करके माँ सीधे भगवान के घर में जाती और प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरी बेटी के घर में शांति
आप सदा उसके साथ बनाए रखना, उसका पति उसका मान रखे। राधा ससुराल जा करके काम से इतना फुर्सत ही नहीं कर पाती थी कि लोगों से संपर्क बना सके और अपने बिजनेस की बात फैला सके। अपने ही अपार्टमेंट के कई फ्लैट में जा करके बताई थी कि वह किसी न किसी सामान नहीं लिया। बहुत उदास रहने लगी। माँ ने पूछा तो बताई। राधा ने माँ को उसका बिजनेस कर देने को कहा, क्योंकि मायके में तो उसका बहुत फैल चुका था। माँ ने उसकी मदद के लिए अपने ऊपर यह भी बोझ स्वीकार किया। अब वह अपने बिजनेस का सामान भेजती कोरियर से और माँ यहाँ पर सारे लोगों को फ्लैट में जा करके दिया करती थी। फोन पर खबर करके उनको बुला लेती थी। राधा को पैसा इंटरनेट ट्रांसफर से भेज दिया जाता था। सास तो एक सप्ताह बाद भी जली कटी सुनाना शुरू कर दी थी, पर फर्क इतना ही था कि उसी के साथ साथ पति चिल्लाना नहीं शुरू करता था, माँ का शांत करता। ऐसा नहीं था कि पति बिल्कुल उसके ऊपर निछावर था। उसको अब चिल्लाना उसको जब चिल्लाना होता तो वह चिल्लाता ही। कभी रसोई की गलती निकलती तो कभी घर के काम की सफाई। राधा तो चुपचाप सहन करती, नहीं तो कभी कभार कोई मौका मिलता तो अपने पति से घर के बाहर एक साथ निकलने पर कह पाती थी, पर उसे किसी हाल में रिश्ता तोड़ना नहीं था। इसलिए वह सास की सारी बातें पति की सारी बातें सहन करती थी। शादी के 3.5 वर्ष पूरे हो गए थे, उन्हें कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। राधा जब भी इस विषय पर कोई बात करती उसका पति टाल जाता। राधा के माता पिता को काफी चिंता लग रही थी, पर वह यह समझती सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर इतना अन्याय नहीं करते हैं। शादी के 3-4 वर्ष तक दुख झेलने के बाद राधा के पति को भी नौकरी हुई और उसके बाद राधा की भी नौकरी हुई। पता नहीं ईश्वर औलाद कब देंगे। माता पिता को दिन रात यही चिंता खाए जा रही थी। बेटियां शादी के बाद कितनी बदल जाती हैं। मायके में छोटे से भाई बहन के झगड़े में रो पड़ते हैं। भाई ने कुछ ज्यादा परेशान किया या चिढ़ा दिया, जब तक भाई को पिटाई नहीं पड़ जाती है तब तक उनका चेहरा नहीं चमकता है। उसी भाई को जरा सा तकलीफ सुन करके ससुराल में व्याकुल हो करके आने को तैयार रहती है। अपने भाई बहन की खुशी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहती है। शादी के बाद मायके में जल्दी मुंह नहीं खोलती है कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। जब तक माँ कहती नहीं है तब तक खाने पीने की कोई चीजें भी हाथ नहीं लगाती। कैसा विधि का विधान है या साफ मन परिवर्तित हो जाता है। ज्यादा दिन मायके में रहना भी बोझ लगने लगता है। पड़ोस का कोई घर में आए तो जल्दी से बाहर नहीं निकलती है। उनसे मिलने का पता नहीं क्या पूछ देंगे। ईश्वर राधा को उज्जवल भविष्य बनाए, इसी कामना के साथ कहानी का समाप्त करती हूँ। विश्वास पर दुनिया टिकी है, यह एक सच्ची घटना है जिसे मैंने कहानी का रूप दिया है। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।